हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, जो आया हूं बहुत दिनों के बाद, लेकिन लेकर आया हूं अमेजिंग और एक्साइटिंग सेशन क्लास 10th के लर्नर्स के लिए, आप ही के फेवरेट बैच 9x चैंपियन बैच में। तो ये केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो होने जा रहा है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था वो देखा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री कंटेंट। मतलब मैंने पूरा केमिस्ट्री कंटेंट जो 9x चैंपियन बैच में आप सभी को मिलने वाला है, वो पूरा कंटेंट में हर चैप्टर, हर डिटेल टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अपने पूरे बैच के दौरान, पूरे कोर्स के दौरान, तो वो सारी डिटेलिंग मैंने दी है आपको इंट्रोडक्शन में। अगर आपने वो मिस आउट किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने रख दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से लिंक पर आप क्लिक करो और इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो कि यार 9x चैंपियन बैच में क्या क्या टॉपिक्स हमारे केमिस्ट्री में कवर होंगे, एंड आप कंपेयर कर सको अपने स्कूल की बुक से जो एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी को ही हम लोग रेफरेंस मान रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप कहीं और कोचिंग्स भी ले रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस कहीं जाते हो या ऑनलाइन किसी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है पेड वाला, तो उनसे कंपेयर कर सको कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर आपको फ्री में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। 9x चैंपियन बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कौन कौन से टॉपिक्स मिल रहे हैं, और आपको 2-4 टॉपिक ज्यादा ही मिलेंगे 9x चैंपियन बैच में अगर आप कंपेयर करोगे तो। इसलिए मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में कोर्स कंटेंट बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये पहला वीडियो है जिसमें हम बेसिकली टाइप्स ऑफ चेंजेस जो होते हैं नेचर में उसकी बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर। ठीक है, अब इस टॉपिक में क्या समझ पड़ेगा अपने को, क्या समझ आएगा अपने को? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि यार फलानी जगह केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि यार इस जगह पर ना कोई केमिकल चेंज हो गया है। मतलब देखो, नाम में तो लिखा है चैप्टर के भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लेकिन ये संपट कैसे पड़ेगा कि यार यहां पर केमिकल चेंज हो गया है, या हमें कैसे पता चलेगा यार ये रिएक्शन को आप केमिकल रिएक्शन बोलते हो? तो केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यह वीडियो आपके लिए मदद करेगा कि आपको समझ में आना चाहिए यार केमिकल चेंज कब होगा या केमिकल रिएक्शन कब कहेंगे। क्योंकि सिर्फ दुनिया में केमिकल चेंज नहीं होता, उसके अलावा आपको फिजिकल चेंजेस, एक न्यूक्लियर चेंज, वो भी चेंजेस होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज कब होगा, कैसे होगा, उस बारे में क्योंकि ये चैप्टर है तो उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले कितने तरीके के चेंजेस होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो चेंजेस होते हैं वो बेसिकली आपको 3 तरीके के मिलते हैं। पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज। क्या डिफरेंस है इसमें मैं बात करूंगा अभी फिजिकल चेंज की। सेकेंड आएगा केमिकल चेंज, जिसके लिए हमारा ये चैप्टर बना हुआ है। मतलब हमारा ये मेन चैप्टर जो है वो केमिकल चेंज से डील करेगा। और इसके अलावा एक और चेंज होता है जिसको अपन न्यूक्लियर चेंज बोल सकते हैं, या फिलहाल अपन इसको रेडियो एक्टिव चेंज भी बोल सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव चेंज या न्यूक्लियर चेंज में आपको क्या मिलने वाला है वो अपन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल चेंज की बात करें तो इसमें यह फिजिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होता है। मतलब जब भी फिजिकल रिएक्शन होगी तो यू कैन कंसीडर कि अच्छा यार यहां पर ना फिजिकल चेंज हो रहा है। जब भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई चेंज होगा तो उसको आप केमिकल चेंज कहोगे। एंड इन द सेम वे अगर कोई चेंज न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू होगा तो आप उसको रेडियो एक्टिव चेंज या न्यूक्लियर चेंज कहोगे। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा वो डिटेल में बात करते हैं, बट पहले एक काम करो, इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें यह समझ में आए कि अच्छा नेचर में ना 3 चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंज जो फिजिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होते हैं, केमिकल चेंज जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होते हैं, एंड रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर चेंज जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू प्रोसीड होते हैं। क्लियर बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो अपन ने ये समझ लिया भैया नेचर में 3 तरीके के चेंजेस होते हैं। अब एक एक चेंज को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा फिजिकल चेंज। देखो सबसे सिंपल कंसेप्ट है फिजिकल चेंज का क्या है। कोई भी सब्सटेंस जो वो है, अगर किसी रिएक्शन के थ्रू सिर्फ वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करे, मान लो अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है और कोई रिएक्शन हो गई, रिएक्शन में मतलब आपने उसको हीट दे दी, तो वो सिर्फ लिक्विड में चेंज हो गया। सब्सटेंस वही है लेकिन उसने अपनी सिर्फ स्टेट चेंज कर दी। सॉलिड में था लिक्विड में आ गया, लिक्विड में था तो गैस में आ गया, या गैस में था तो लिक्विड में आ गया, लिक्विड में था तो सॉलिड में आ गया। अगर वो किसी भी सूरत में सिर्फ अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है
तो उस चेंज को हम फिजिकल चेंज मानेंगे, और जिस रिएक्शन में वो ऐसा कर रहा है उसको हम फिजिकल रिएक्शन बोलेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं भैया बर्फ का, आइस का। आइस को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, फ्रीजर से बाहर निकाल दो तो उसको एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मिलेगा जो कि फ्रीजर के कंपैरिजन में ज्यादा है, मतलब उसको गर्मी मिलेगी एनवायरनमेंट से, तो वो बर्फ पिघलने लगेगी, आइस मेल्ट होने लगेगी एंड इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होती जाएगी। लिक्विड वाटर को आपने हीट करा और हीट करा और हीट करा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, अंडर 1 atm प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉईल करेगा, मतलब वो गैस में चेंज होगा। अब जब बर्फ पिघली और लिक्विड बनी तो पानी था ना, कुछ और तो नहीं बन गया, कोई और केमिकल तो नहीं बन गया, पानी का सल्फ्यूरिक एसिड तो बन नहीं जाएगा, या पानी किसी सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो पानी सॉलिड फॉर्म में भी था जब वो आइस था, जब लिक्विड हुआ पिघल के तो भी वो पानी था, और लिक्विड से जब वो गैस बना तो भी वो पानी था। तो पानी ने अपनी ओरिजिनलिटी चेंज नहीं करी, मतलब कुल मिलाकर सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट अगर चेंज होगी तो उस चेंज को अपन फिजिकल चेंज कहेंगे। तो क्या लिख सकते हैं फिजिकल चेंज में, द चेंज इन विच, ध्यान से देखते हुए चलेंगे, द चेंज इन विच ओनली द physical state of the substance gets changed. Physical state मतलब solid, liquid, gas वाली states. Physical state gets changed. Keeping their identity as constant. Identity constant मतलब substance ने अपनी पहचान नहीं खोई, पानी था तो पानी रहेगा, बस स्टेट बदलेगा, सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, आइडेंटिटी नहीं खोई, तो कीपिंग देयर आइडेंटिटी कांस्टेंट इज नोन एज फिजिकल चेंज। और जिस रिएक्शन के थ्रू ये हो इज नोन एज फिजिकल चेंज, और जिस रिएक्शन के थ्रू ये हो उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, फिजिकल रिएक्शन। अब यहां पर आप देखो इमेजेस में क्या दिख रहा है भाई, आइस है, ये आइस को अगर आप एनवायरमेंट में ले आए, ये फ्लोर पे रखी हुई है, तो एनवायरमेंट से इसको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, यहां से इसको यहां से क्या मिलेगी, हीट मिलेगी अलग अलग जगह से, तो यहां से हीट सप्लाई किया जाएगा, और हीट सप्लाई किया जाएगा तो ये बर्फ पिघल जाएगी और ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगी। तो यहां पर पानी जो था वो बर्फ में भी था और लिक्विड फॉर्म में भी था, मतलब दोनों में वो वाटर ही था, H2O उसका फॉर्मूला है, लेकिन क्या हुआ, उसकी स्टेट चेंज हुई तो ये फिजिकल चेंज हो गया। यहां पर आप देखोगे तो क्या कर रहे हैं, यहां पर अपन एक पानी को एक कंटेनर में रख के नीचे से हीट दे रहे हैं, यहां से उसको हीट मिल रही है तो क्या होगा भाई, पानी उबलना स्टार्ट करेगा तो यहां पर क्या आएंगे, पानी के वेपर्स आएंगे, तो यहां पर पानी के गैस फॉर्म में आएगा, तो यहां पानी गैस फॉर्म में आएगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये भी स्टेट चेंज करेगा, क्योंकि गैस के फॉर्म में भी वो H2O रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में भी वो H2O रहेगा, तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। और जब स्टेट चेंज करेगा तो ये भी क्या माना जाएगा, फिजिकल चेंज। और इसमें आप रिएक्शन जो लिखोगे वो मानी जाएगी फिजिकल रिएक्शन। हाँ, अब इसमें रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, रिएक्शन लिखना भी मैं बता देता हूं। पहले वाले केस में अपन ने क्या करा था, बर्फ ली थी, तो बर्फ मतलब H2O इन सॉलिड फॉर्म, दिस इज आइस, इसको क्या करा अपन ने, हीट करा, हीट के लिए एक साइन आता है डेल्टा, आगे चलकर मैं बताऊंगा, एक टॉपिक आएगा हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, उसमें हम पढ़ेंगे कि कभी भी किसी इक्वेशन में या रिएक्शन में हम हीट देते हैं तो उस हीट को हम डेल्टा साइन से दिखाते हैं। डेल्टा मतलब ये ट्राइंगल का साइन, ये डेल्टा मतलब ट्राइंगल वाला जो साइन है ये मतलब हीट को डिनोट करता है। तो जब अपन हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H2O इन लिक्विड फॉर्म। ये पहली वाली रिएक्शन है, आइस से पानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक फिजिकल रिएक्शन है, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि पहले भी पानी था बाद में भी पानी है, केमिकल चेंज नहीं है, सिर्फ ये फिजिकल चेंज है। सेकेंड वाले में हमने क्या करा, हमने H2O लिया था लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वो वाटर फॉर्म में था, और वो किस में चला गया, हीट करने पर H2O इन गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म मतलब स्टीम, स्टीम कह लो या वाटर वेपर कह लो, दोनों बातें एक ही हैं। वाटर के जिसमें वेपर होंगे वो भी गैसियस फॉर्म रहेगा, जिसको अपन स्टीम, भाप भी बोलते हैं, होता है ना, ठंडी में अपन कई बार नाक वाक बंद हो जाती है तो भाप लेते हैं, तो वही चीज स्टीम होती है। तो यहां पर भी क्या हुआ, पानी था पानी है, बस स्टेट चेंज हो गई, वाटर लिक्विड से गैसियस स्टीम में वो चला गया। तो ये दोनों जो रिएक्शंस है ये फिजिकल रिएक्शंस मानी जाएंगी, और इस दौरान जो चेंज को नोटिस किया जाएगा वो फिजिकल चेंज नोटिस किया जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट, यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस वाले इमेज का।
अब यहां पर फिजिकल चेंज का अपन ने डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लिया है, ये इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ये फिजिकल रिएक्शंस हैं, इन फिजिकल रिएक्शन का भी अपन क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, चलो यहां हुआ था फिजिकल चेंज। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज जिस पर ये चैप्टर है भाई, क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है उसको समझते हैं अपन। केमिकल चेंज के एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। ये तुमको एक फ्रूट दिख रहा होगा स्ट्रॉबेरी जैसा, खाने को नहीं मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है, इसको समझाने के लिए लेकर आया हूं मैं। ये थोड़ी देर के बाद खराब हो जाएगा, रखा रखा आपने भी देखा होगा, आपके घर पे फ्रूट्स होते हैं 2-3 दिन तक तो ठीक रहते हैं, उसके बाद तीसरे चौथे दिन से वो रॉटन हो, मतलब वो खराब होने लगते हैं, बेसिकली वो बेसिकली सड़ने लगते हैं, उनमें से स्मेल आने लगती है, खराब होते। तो वो जो खराब हो रहे हैं ना, वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि जो फ्रूट है, अब वो फ्रूट खराब होने के बाद वो फ्रूट उस लेवल का नहीं रहेगा जिस लेवल पर तुम लाए थे, मतलब वो खाने लायक नहीं रहेगा। तो फ्रूट ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी, अपनी पहचान बदल दी, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, अब अभी डिटेल में जाएंगे अपन, अभी धीरे धीरे समझते हुए चलना। यहां तुम देख रहे हो किसी चीज को इनने, कोई रोप टाइप का था, रस्सी टाइप की थी भाई, उसको इनने जला दिया। तो यहां पर क्या किया, इसको जला दिया, कंबशन कर दिया। तो जब इसको जला दिया है तो ये रस्सी जो है जलने के बाद वैसी थोड़ी ना रहेगी जैसी जलने से पहले थी, रस्सी भी बदल जाएगी, मतलब वो अपनी पहचान खो देगी, राख बन जाएगी या कार्बन फॉर्म बन जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो भी होगा, लेकिन रस्सी जलने के बाद वो थोड़ी ना रहेगी जो जलने से पहले थी। तो यहां पर रस्सी का जलना, और इनफैक्ट रस्सी का सिर्फ जलना नहीं, दुनिया में किसी भी चीज का जलना इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। जलने की रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दुनिया में जब जब कंबशन रिएक्शन का वर्ड आएगा, जब जब आप कंबशन रिएक्शन सुनोगे, तो कंबशन इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। चाहे तुम पेपर को जलाओ, चाहे तुम रस्सी को जलाओ, चाहे तुम लकड़ी को जलाओ, चाहे तुम पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, केरोसिन जलाओ, दुनिया की कोई चीज जलाओगे, इट इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन दोनों एग्जांपल से समझ में क्या आता है, केमिकल चेंज में ना सिर्फ सब्सटेंस अपनी स्टेट बदलेगा, मतलब स्टेट बदलना यहां फिर उतना प्रायोरिटी नहीं, मतलब बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता, दोनों ही बातें, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी जरूर बदल देगा। पिछली बार फिजिकल चेंज में क्या हुआ था भाई, उसने अपनी पहचान नहीं खोई थी, उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई थी, वो जैसा था वैसे ही था, पानी था पानी ही रहेगा। लेकिन इस बार केमिकल चेंज में 100% डेफिनेटली जो केमिकल है वही चेंज हो जाएगा, वो अपनी पहचान ही बदल देगा। मतलब पानी था तो पानी कुछ और बन जाएगा, अब वो कुछ भी बन सकता है, पानी हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो सकता है, पानी जो है वो कोई बेस का फॉर्म ले सकता है, पानी कोई एसिड का फॉर्म ले सकता है, लेकिन पानी अब पानी नहीं रहेगा, वो अपनी पहचान ही खो देगा, अपनी आइडेंटिटी ही खो देगा। जब अपनी आइडेंटिटी वो खोएगा उसको बोल देंगे हम केमिकल चेंज। अब मन में सवाल जरूर रखना, सर ऐसा क्या होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है? मतलब केमिकल रिएक्शन में ठीक है, आप कह रहे हो कि कोई सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी खो रहा है, वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसको किसी और चीज में कन्वर्ट होना पड़ता है? ये बात अभी मन में रखना, इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा, इसी वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। लेकिन तो व्हाट इज अ केमिकल चेंज? द चेंज इन विच सब्सटेंस लूजेस इट्स आइडेंटिटी, द चेंज इन विच substance loses its identity and form a new substance। और जो आइडेंटिटी खोने के बाद क्या हो जाता है, अपने आप को नया सब्सटेंस में तब्दील कर लेता है, नया सब्सटेंस बना लेता है, कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है, एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस is called a chemical change, is called a chemical change। तो उस चेंज को अपन क्या कहेंगे भाई? उस चेंज को अपन केमिकल चेंज कह देंगे। सब्सटेंस आइडेंटिटी बदल के नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, नया सब्सटेंस में तब्दील हो गया, नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, तो उस चेंज को अपन कहेंगे केमिकल चेंज। अब यहां पर एक और छोटी सी चीज है, जो सब्सटेंस इनिशियली थे रिएक्शन से पहले, उस समय हम उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जब वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा नए सब्सटेंस में, तब हम उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे, और नया सब्सटेंस जब रिएक्ट करने के बाद जो वो बनाएंगे, नया सब्सटेंस वो जो बनाएंगे, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर अपन जैसे सपोज करो एक केमिकल रिएक्शन में बोलता हूं, इन जनरल लिख रहा हूं यहां पर, सपोज करो देयर इज अ केमिकल, क्योंकि केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन के थ्रू होगा, तो यहां पर एक रिएक्शन में बता रहा हूं। सपोज करो कोई ए केमिकल है, अभी कुछ भी हो सकता है, मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं ए केमिकल का,
बी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये एक बना रहा है नया प्रोडक्ट दैट इज सी, नया सब्सटेंस सी। तो ए और बी ने रिएक्ट करके अपने आप को सी में कन्वर्ट कर लिया। ए ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, बी ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, अब दोनों की आइडेंटिटी इसमें समा गई है और एक नया सब्सटेंस है कॉल्ड सी। तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सब्सटेंसेस इनिशियली रिएक्ट कर रहे हैं, जिनको तुम घर से लेकर आओगे रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि ए और बी भैया तुम घर से लेकर आओगे ना रिएक्ट करने के लिए, तो ए और बी जो रिएक्ट कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बन रहा है सी, उसको अपन कहते हैं प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बन रहा है सी, उसको अपन कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और अपने आप को प्रोडक्ट में तब्दील कर रहे हैं। तो इन अ केमिकल चेंज, in a chemical change, substances which are reacting initially, मतलब जिसको तुम initially लाए हो, which are reacting initially are called as reactants। उनको अपन रिएक्टेंट्स बोलते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। एंड द न्यू सब्सटेंस दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस कौन बन रहा है भाई, यहां पर सी बन रहा है। एंड द न्यू सब्सटेंस विच इज गेटिंग फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस विच इज गेटिंग फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट। तो जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। formed is known as product। तो कुल मिलाकर क्या कहानी है कि भैया केमिकल चेंज में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। रिएक्टेंट्स आर द वन विच आर रिएक्टिंग टुगेदर इनिशियली, और रिएक्ट करने के बाद वो जो नया सब्सटेंस बनाते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट्स कुल मिलाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो कोई बोले सिंपल केमिकल चेंज कैसे लिख सकते हो केमिकल रिएक्शन, तो बोलना यहां पर रिएक्टेंट्स होंगे भाई जो रिएक्ट करेंगे, एक एरो बनाओगे ये दिखाते हुए कि रिएक्टेंट से वो कन्वर्ट हो रहे हैं। एरो इस साइड पॉइंट करोगे, किस साइड पॉइंट करोगे, प्रोडक्ट की तरफ। तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको अपन बोल देंगे क्या, एक केमिकल रिएक्शन या एक केमिकल चेंज। तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हो गया लिखने का तरीका केमिकल रिएक्शन को, केमिकल चेंज को। अब मन में सवाल फिर आ रहा है कि सर ऐसा क्या होता है रिएक्टेंट्स में कि वो नया सब्सटेंस बना लेते प्रोडक्ट में। ठीक है, वो केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकली रिएक्ट करना। केमिकली रिएक्ट करने का असल में मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, उस कंसेप्ट को अब अपन समझते हैं। ठीक है, बट उससे पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यहां पर मैंने केमिकल चेंज की बेसिक डेफिनेशन लिखी और इसके बाद वाली स्लाइड में मैंने फिजिकल चेंज और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो केमिकल चेंज की डेफिनेशन लिख लिए, तो यहां पर लपक के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी लिख लो, क्योंकि बार बार अपन नया सब्सटेंस पुराना सब्सटेंस ऐसे नहीं बोलेंगे। अपन बोलेंगे भैया रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में ही मैं बार बार बोलूंगा, तो आपको संपट पढ़ना चाहिए रिएक्टेंट मतलब क्या और प्रोडक्ट मतलब क्या। ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि यार मन में जो सवाल है कि सर ऐसा क्या होता है केमिकल चेंज में कि सब्सटेंस अपनी पहचान ही खो बैठता है। पानी था, पानी बन गया हाइड्रोजन गैस सर। कोई और कंपाउंड था, नमक था, वो नमक बन गया शक्कर। वो स्ट्रॉबेरी थी, अच्छी खासी खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती थी, वो सड़ गई। तो ऐसा क्या हुआ उस दौरान, उस चीज को समझते। अब देखो केमिकल रिएक्शन का बहुत डिटेल मतलब मैं तुमको समझा रहा हूं, बहुत माइक्रो लेवल तक लेकर जा रहा हूं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है यहां पर समझना। ठीक है, हालांकि केमिकल रिएक्शन की मैं एक डेफिनेशन तुम्हें पहले लिख कर दे देता हूं जो तुम्हारे बुक की डेफिनेशन है, और प्लीज तुम उसी डेफिनेशन को लिखना। तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, लोकल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में अगर व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन करके क्वेश्चन आया तो जो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं तुमको वही लिखनी है। लेकिन मैं जो समझाऊंगा वो बहुत माइक्रो लेवल तक लेकर जाकर समझाऊंगा, तो तुमको सिर्फ वो समझना है, वो लिखकर मत आना। क्योंकि क्या होगा पता है क्या, तुम्हारे टीचर्स जो हैं वो दिक्कत में इसलिए डालते तुमको, वो बोलते भाई जो बुक में लिखा है उसको लिखो,
हम तभी मार्क्स देंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं देंगे। सेम गोज फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड में जो इवैल्यूएटर्स होते हैं, जो पेपर कॉपी चेकिंग करते हैं, वो भी यही चीज बोलते हैं, भाई एनसीईआरटी में जो लिखा है आप उसको फॉलो करो। हालांकि जो मैं समझा रहा हूं वो परफेक्ट बिल्कुल सही है। एक्चुअली माइक्रो लेवल पर आप उनसे भी पूछोगे तो वो भी बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है जैसा मैं समझाऊंगा। लेकिन लिखना आपको वही है जो एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी में क्या है, पहले मैं वो डेफिनेशन लिख देता हूं। सो केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल चेंज इन विच a chemical change in which one or more reactants react together to form a new substance is called a chemical reaction. The substances reacting are called reactants. ये पूरी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, मुझे मालूम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पहले लिखवा चुका हूं, बट अभी तुमको पूरी डेफिनेशन बता रहा हूं कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन आ गई तो तुम्हें यही लिख कर आना, यही टीपना है पूरा। The substances which are reacting are called reactants, and the new substance which is getting formed, is known as product, and the new substance which is getting formed is known as product. अब ये 1 मार्क की डेफिनेशन आए चाहे 2 मार्क की आए, अगर डेफिनेशन आ रही है व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन या डिफाइंड केमिकल रिएक्शन, तो तुमको हूबहू यही टीपना है। तब तुम एक्सपेक्ट करना तुम्हें पूरे 1 में से 1 या 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। पूरे मार्क्स मिलेंगे जब ये डेफिनेशन टीपोगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, अकॉर्डिंग टू योर क्लास टीचर्स, स्कूल टीचर्स, ठीक है। अब हालांकि इस डेफिनेशन में सिर्फ इतना बोला है कि यार एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करेंगे तो वो नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे और इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, हमने बोल दिया भाई ठीक है, एक रिएक्टेंट हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो रिएक्ट करेंगे आपस में और वो प्रोडक्ट में नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट हमारा तो सवाल यही था ना कि रिएक्ट करने में ऐसा क्या करेंगे कि वो नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो तो इस डेफिनेशन ने समझाया नहीं। इस डेफिनेशन ने क्या लिखा, सिर्फ रिएक्ट टुगेदर। अब हमारा तो यही सवाल है ना भाई, रिएक्ट टुगेदर का मतलब क्या है, रिएक्ट करेंगे का मतलब क्या है, यही तो चीज समझानी। अब हमारा दुर्भाग्य है कि भाई एनसीईआरटी ने उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया और इसलिए हमारे स्कूल टीचर्स भी उसको एक्सप्लेन नहीं करते और वो बोलते हैं नहीं नहीं जितना बुक में लिखा है आप वही पढ़ लो, ठीक है ना। तो एक्चुअल में मैं तुमको माइक्रो लेवल पर चीजें समझा रहा हूं कि रिएक्ट टुगेदर का मतलब क्या होता है, रिएक्ट करने का असली मतलब क्या होता है बस। लेकिन उसको समझना है, उसको लिखकर नहीं आना। लिखकर आओगे तो फिर वो टीचर बोलेगा अच्छा इनको ज्यादा ज्ञान आ रहा है, वो नंबर काट देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा उनके ईगो एटीट्यूड वाली बात आ जाएगी। तो आपको सिर्फ समझना है। अब समझो कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, वो मैं यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। केमिकल रिएक्शन का माइक्रो लेवल पर मतलब क्या है। सपोज करो मेरे पास 2 केमिकल हैं या 2 केमिकल के एटम्स हैं, कह लो ये एक ए एटम है और ये एक बी एटम है, ठीक है। ये एटम ए है, मन में कोई भी एटम सोच लो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स किससे बनते हैं भाई, एटम से बनते हैं। तो मैंने उसी एलिमेंट का एटम ले लिया। तो सर एक्चुअली रिएक्ट कौन करता है, एलिमेंट क्या एटम। भाई एलिमेंट अगर रिएक्ट कर रहे हैं मतलब एक्चुअली तो एटम ही रिएक्ट कर रहा है ना, क्योंकि एलिमेंट आर मेड अप ऑफ सो मेनी एटम्स। एलिमेंट जो है वो बहुत सारे एटमों से मिलकर बना है। तो बहुत सारे एटम्स को इकट्ठा रख दो तो एलिमेंट बोलने लग जाते हो बस उसको। तो अल्टीमेटली रिएक्ट तो वो एटम ही करेगा ना। अब उन बहुत सारे एटम में से ए का मैंने एक एटम ले लिया और उन बहुत सारे एटमों में से मैंने बी का भी एक एटम ले लिया। अब मैं कह रहा हूं इनको रिएक्ट करवा रहा हूं। तो पता है इनको रिएक्ट करवाने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इनको रिएक्ट कराने का मतलब यह है कि जो ए का एटम है
अब तुम्हें पता है एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है? सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, अपन पढ़कर आए। अगर मैं एटम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं एक नई स्लाइड लेकर, पहले उसको समझ लो। 9th क्लास का टॉपिक है ये। अगर तुम एटम के स्ट्रक्चर की बात करोगे, जिसको अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं, तो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? कोई एक एटम की अगर बात करें तो सेंटर पे न्यूक्लियस होता है भाई। इस न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? दो लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं बोलो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर कैद होते हैं, ये कभी न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इनके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर कौन होता है भाई? शेल होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी करते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहां पर शेल्स होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी करते हैं। आवारागर्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका घर न्यूक्लियस है भाई, और न्यूक्लियस के अंदर शांत बच्चे रहते हैं। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन एक बच्चा और है इलेक्ट्रॉन, वो बहुत चंचल बच्चा है, शरारती बच्चा है, तो वो कभी घर के अंदर बैठता ही नहीं है। तो वो कहां घूम रहा होता है? घर के बाहर। और घर के बाहर घूम रहा होता है तो वो यहां पर ये ऐसे गोल गोल चक्कर काटता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहां पर घूमते हैं। ये 9th क्लास की बात है, जिसको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि इसी का काम है यहां पर तुम्हारे लिए। तो यहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो यहां पर कौन है? ये न्यूक्लियस है बेसिकली। दिस इज न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पार्टिकल्स रहते हैं। और ये है शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहां पर कौन रिवॉल्व करता रहता है भाई? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। यही तुमने पढ़ा है, बोहर मॉडल पढ़ा है अपन ने 9th क्लास में, लास्ट मॉडल जो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर नहीं पढ़ा है तो 9th क्लास के मेरे वीडियोस आएंगे, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं बोहर मॉडल एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा कैसे दिखता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। अब सुनते हुए चलना मेरी बात को। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, चूंकि ये बाहर हैं, तो हर एटम जब कहते हैं हम वो रिएक्शन कर रहा है, तो वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कोई हरकत करता है। क्या करता है? जब भी कोई एटम हम कहते हैं वो रिएक्ट कर रहा है या केमिकल रिएक्शन कर रहा है, तो माइक्रो लेवल पे समझा रहा हूं, समझते हुए चलना, कि जब भी कोई एटम केमिकली रिएक्ट करता है या रिएक्शन करता है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर दूसरे एटम के साथ कुछ हरकत करता है। अब हरकत वर्ड इंपॉर्टेंट है, हरकत क्या करेगा अभी समझा रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हरकत करता है। अब समझो हरकत का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये एक ए एटम है, ये एक बी एटम है। ए एटम बी को बोलता है भाई एक काम करे, मैं तेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता हूं, तू रख ले। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एक नहीं है, ऐसे हो सकता है बहुत सारे हो भी सकता है एक ही हो, या हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन अभी इसने बोल दिया कि यार मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता हूं। बी पूछता भाई काय को? बी बोलता है भाई काय को मेरे को एक इलेक्ट्रॉन, मैंने तो तुमसे मांगा नहीं। बट ए बोलता है नहीं यार, तू सामने आया तो मुझे लगा मेरे को तेरे को एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, तो मैं दे देता हूं। अब जैसे ही ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, हम कहेंगे ए और बी ने केमिकल रिएक्शन कर दी। ए और बी ने केमिकल रिएक्शन कर दी। कब कर दी? जैसे ही ए ने बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, इसका मतलब सर जब भी एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन है। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन की जो हरकत थी ना, वो यही मतलब था। तो सर आप हरकत क्यों बोल रहे हो? आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते थे। अभी सिर्फ जरूरी नहीं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो भाई, शेयरिंग भी हो सकती है। ये तुमको आगे पता चलेगा। मतलब कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, वो बीच में आपस में शेयर कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, तू भी खा, बी को बोला तू भी खा, ए ने बोला मैं भी खाऊंगा। इसको शेयरिंग, इसलिए मैंने हरकत वर्ड यूज किया कि जो इलेक्ट्रॉन की अगर दो एटम के बीच में हरकत हो गई, यहां किसके बीच में हुई? ए के बीच में और बी के बीच में। अगर इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई हरकत हो गई, चाहे वो ए बी को इलेक्ट्रॉन दे, या यह भी हो सकता था कि बी ए को दे देता, ए बी को नहीं दे तो हो सकता है बी ए को दे दे, या फिर हो सकता है कोई किसी को ना दे, दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ले। लेकिन जब भी ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकत होगी, चाहे वो हरकत ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना हो, चाहे वो हरकत बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना हो, चाहे वो हरकत किसी तरफ से इलेक्ट्रॉन जाना नहीं हो, बस दोनों के आपस में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया और बोला मिल बांट के खाते। इन सभी सूरत में चूंकि इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकत हुई है, तो हम कहेंगे ए और बी ने आपस में केमिकली रिएक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो जब भी, ध्यान से सुने, जब भी दो या दो से अधिक एटम में
बल्कि एक एटम भी कैसे हरकत करेगा आगे डिटेल में समझेंगे। व्हेन, या मैं एसएमएस लैंग्वेज में लिख देता हूं, यहां लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझना ज्यादा है। जब भी एक या एक से ज्यादा एटम्स के बीच में, एटम्स के बीच में, एक से ज्यादा एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कोई हरकत हो, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कोई हरकत हो, ये सब समझने के लिए लिखना है, ये लिखकर मत आ जाना, मार्क्स खड़े आएंगे। लिखकर तुम्हें यही वाली डेफिनेशन आनी है, ठीक है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हरकत हो तब हम उसे केमिकल रिएक्शन कह देंगे। मतलब एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं ये बोल देंगे, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं ये बोल देंगे। जब भी एक या एक से ज्यादा एटम, एक एटम भी हरकत कर सकता है, उसने इलेक्ट्रॉन उठाकर दे दिया, अब वो किसके पास गया, डजंट बॉर्डर, उसने तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे दिया, तो वो भी हम कहेंगे कि भैया तुमने भी इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आपस में कोई हरकत करी है, तो तुम भी केमिकल रिएक्ट कर गए, केमिकली रिएक्ट कर गए। तो यहां ए और बी हम कहेंगे इनने केमिकल रिएक्शन कर ली, ये केमिकली रिएक्ट हो गए क्योंकि इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कोई हरकत कर ली है। अब वो हरकत ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाना हो सकता है, वो हरकत बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन का आना हो सकता है, या हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जा ही नहीं रहा, दोनों ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया और दोनों मिल बांट के खा रहे। भाई एक थाली बीच में रख दी, एक रोटी तुम लाओ एक रोटी हम लाए, मिलकर लंच कर लेंगे भाई, ये भी हो सकती है। तो कोई भी हरकत हो, इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकत हो रही है, तो फिर हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पर, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन होना। तो हरकत वर्ड में तुम दो चीजें मान सकते हो, हरकत वर्ड में मतलब या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हरकत वर्ड का मतलब समझा रहा हूं, हरकत वर्ड में मतलब या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कोई एक ही काम होगा। अब कहां क्या काम होगा ये अपन पूरी आगे चैप्टर से बहुत सारे, एक मेटल एंड नॉन मेटल, एक कार्बन कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली हरकत को डिटेल में समझाऊंगा। कार्बन इट्स कंपाउंड्स एक और चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस में केमिस्ट्री में, तो वहां पर मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली हरकत को डिटेल में समझाऊंगा। तो एक हरकत होगी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, एक हरकत होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली। वो दोनों हरकत अलग अलग चैप्टर में आगे पता चलेगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स को लेकर चाहे कुछ भी हरकत हो, ट्रांसफर हो या शेयरिंग हो, उसको अपन कहेंगे कि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम कहेंगे भैया ए एटम और बी एटम आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की हरकत कर रहे हैं। संपट पड़ गया, बात क्लियर हो गया। अब मन में एक सवाल और आना चाहिए, आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए था, कि सर एटम के अंदर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है ना सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी तो हैं, तो सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हरकत क्यों नहीं हो रही, या आप इलेक्ट्रॉन की हरकत पे इतनी प्रेशर क्यों दे रहे हो, इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हरकत पे ही केमिकल रिएक्शन मानोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई हरकत नहीं हो सकती। मतलब जैसे ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया, तो भाई ए तो बी को प्रोटॉन भी दे सकता था ना, ए तो बी को न्यूट्रॉन भी दे सकता था ना, तो फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी, या ऐसा कह लो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। क्यों, इलेक्ट्रॉन की ही हरकत क्यों होगी, मेरे को यह बताओ, इस पूरे एटम में बाहर आवारागर्दी कौन कर रहे हैं, भाई ये इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां है, सर घर के अंदर, घर बोले तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनका घर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और भाई साहब मैं बता दूं, न्यूक्लियस की जो दीवारें हैं ये बहुत मजबूत दीवारें हैं, ये आसानी से टूटने वाली नहीं है। मतलब ये अंबुजा सीमेंट की दीवारें, याद रखना, काई की दीवारें, अंबुजा सीमेंट की दीवारें, जो आसानी से टूटने वाली नहीं है। तो भैया अंदर का प्रोटॉन बाहर नहीं जा सकता और बाहर का प्रोटॉन अंदर नहीं आ सकता। सेम न्यूट्रॉन के लिए भी बोल दो, अंदर का न्यूट्रॉन बाहर नहीं जा सकता और बाहर का न्यूट्रॉन अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये दो बच्चे घर के अंदर कैद हैं, लेकिन घर के बाहर आवारागर्दी कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से, ये आवारागर्दी करते रहेंगे, ये इधर उधर घूमते ही रहेंगे। इसलिए केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हरकत होती है।
कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर के बाहर ले जाएगा या कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर के बाहर यहीं छोड़ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, मान लो एक कॉलोनी में कोई किडनैपर का गैंग घूम रहा है, ठीक है ना, उनको बच्चे उठाने का काम दिया गया, उनके सरगराने के बच्चे उठाकर ले जाएंगे। अब एक कॉलोनी में कुछ घर हैं जहां पर बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं और कुछ घर ऐसे हैं जहां पर बच्चे बाहर आवारागर्दी करते रहते तुम्हारी तरह। तो भैया अल्टीमेटली किडनैपर को कौन से बच्चे उठाने में आसानी होगी, जो घर के अंदर होंगे या जो घर के बाहर आवारागर्दी कर रहे होंगे? जो घर के बाहर आवारागर्दी कर रहे होंगे वो आसानी से उड़े आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स वही बच्चे हैं जो घर के बाहर ही घूमते रहते, घर बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ही घूम रहे हैं। तो कोई भी पकड़ के इनको लेकर जाएगा और कोई भी पकड़ के इनको यहां पर छोड़ भी सकता है। लेकिन घर के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और घर का ताला बड़ा मजबूत है, दीवारें, तो कोई घर के अंदर नहीं घुस सकता। तो अंदर से कोई बच्चा यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल नहीं सकता और कोई बाहर से बच्चा अंदर आ भी नहीं सकता। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कभी नहीं हो सकता, मतलब फिर तुम घर को ब्लास्ट कर दोगे तो घर में आग लगा दो तो अंदर के बच्चे बाहर निकलेंगे ना, वो कब निकलेंगे वो बताऊंगा, वो न्यूक्लियर चेंज होगा, वहां पर रेडियो एक्टिव चेंज आएगा। तीसरा चेंज अभी बचा अपने इस वीडियो में, वहां पर मैं बताऊंगा। तो वो वहां बहुत खतरनाक चीज होगी, तुम घर को उठा के ब्लास्ट ही कर मारो, आग लगा दो तो अंदर का बच्चा बाहर भाग कर आएगा, ठीक है। लेकिन वो नॉर्मल चेंज नहीं होगा फिर कि घर ही जला दिया तुमने, मतलब किडनैपर थे कि क्या थे। तो अल्टीमेटली वो एक चेंज होगा जो खतरनाक चेंज होगा, रेडियो एक्टिव चेंज। लेकिन जब तक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में अंदर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, बाहर जो ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन उन्हीं के बीच में हरकत होगी, वही हरकत करेंगे, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां पर? यह था माइक्रो लेवल पर केमिकल रिएक्शन को समझना। क्लियर हुआ केमिकल रिएक्शन माइक्रो लेवल पर? तो जल्दी से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये वो चीज डेफिनेशन है जो तुम्हें लिखकर आनी है, ये वो डेफिनेशन है जो तुमको समझनी है, इसलिए समझने वाली लैंग्वेज मैंने हिंदी इंग्लिश में लिखी है और जो लिखकर आनी है वो प्रॉपर इंग्लिश में है। क्लियर हो गया? संपट पड़ गया? स्क्रीनशॉट लपक लो जल्दी से। तो यहां पर माइक्रो लेवल पर अपन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है वो संपट पड़ गया कि रिएक्ट करने का मतलब है कि कोई भी एटम जो होगा वो अगर अपने बीच में इलेक्ट्रॉन की हरकत कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेकर हरकत कर रहा है, हरकत बोले तो या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कह देंगे। और सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घर में कह दें, घर है उनका कौन? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की दीवारें अंबुजा सीमेंट की दीवारें, वो आसानी से नहीं टूटने वाली। मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं टूटेंगी, टूटेंगी लेकिन आसानी से नहीं टूटेंगी। और अब उनकी बात कर लेते हैं कि वो कब टूटेंगी, क्योंकि वो जहां टूटेंगी उस चेंज को अपन कहेंगे न्यूक्लियर चेंज। अब भाई साहब आपने क्या करा, एटम को बोला कि तुम इलेक्ट्रॉन की हरकत छोड़ो, ये तो लल्लू जैसी चीज है, बाहर के बाहर घूम रहे हैं, ट्रांसफर हो गए, बाहर के बाहर घूम रहे हैं, शेयर हो गए। असली दम तो तब दिखेगा जब तुम प्रोटॉन को ट्रांसफर कर बैठोगे। तो फिर एटम बोलता है भाई प्रोटॉन को नहीं कर सकता, प्रोटॉन न्यूक्लियस में कह दे, और न्यूक्लियस की दीवारें अंबुजा सीमेंट की दीवारें। तो फिर बोला गया कि भाई उस न्यूक्लियस को हम बम्बार्डिंग करके धमाका करके फोड़ देंगे, और जब धमाका करके फोड़ेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ये कोई आम रिएक्शन नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं कि तुम जेसीबी लेकर आए और तुमने न्यूक्लियस की दीवारें गिरा दी, ऐसे नहीं गिरेगी। बड़ा धमाका करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब उतनी एनर्जी मिलेगी बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होगा, उस समय न्यूक्लियस टूटेगा और अंदर का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर आएगा, तब जाकर वो ट्रांसफर होगा। तो इतने बड़े धमाके में जो एनर्जी लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी, तब जाकर जो चेंज आएगा उसको आप कहोगे रेडियो एक्टिव चेंज, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चेंज। रेडियो एक्टिव चेंज यानी कि न्यूक्लियर चेंज। और इसमें जो न्यूक्लियस टूट रहा है, जो धमाका कर रहे हो और उसमें न्यूक्लियस टूट रहा है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियस का टूटना मतलब न्यूक्लियर फिजन। तो इसको देखो लिखा हुआ है फिजन, फिजन मतलब इस न्यूक्लियस को आपने तोड़ दिया और अंदर का प्रोटॉन और अंदर का न्यूट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज हो गया। अब पता है इससे क्या हुआ? इससे पूरा का पूरा एटम ही बदल गया। एटलीस्ट केमिकल रिएक्शन में एटम नहीं बदला था, एटम का इलेक्ट्रॉन की हरकत हुई थी, तो उनकी एटम की जो पहचान थी वो तो थी, बस वो रीअरेंज होकर कोई और केमिकल में तब्दील हो गए थे। जैसे मान लो H2O में क्या है, H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। पानी क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। अब मान लो किसी रिएक्शन में H2O बन गया NaOH या हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का एटम तो पानी में भी था H2O में, और कहां पर है? H2 में भी है और NaOH में भी है। ऑक्सीजन का एटम कहां था? पानी में भी था
और यहां पर भी है। तो क्या हुआ, एटम ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली, बस एटम ने अरेंजमेंट बदली जिससे वो केमिकल ही बदल गया। ठीक है, केमिकल बदलना इज अ डिफरेंट थिंग। H2O भी H और O के एटम से बना है, और NaOH में भी सोडियम का एक एटम है, वो अलग से आया होगा, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एटम वहां पर भी है। तो मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने पहले आपस में रहते थे तो पानी थे, सोडियम के साथ रहने लग गए तो NaOH बन गए, केमिकल बदल गया क्योंकि उनका अरेंजमेंट बदला। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम तो पानी में भी थे और NaOH में भी है। तो एटम नहीं बदला, बस एटम की अरेंजमेंट बदल गई जिससे पूरा केमिकल ही बदल गया। ये केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। न्यूक्लियर रिएक्शन में चूंकि तुम एक एटम का न्यूक्लियस ही फोड़ मारोगे, अंदर का प्रोटॉन ही निकाल लोगे, और प्रोटॉन मतलब उसका एटॉमिक नंबर, जैसे सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है तो सोडियम का फिक्स है कि 11 प्रोटॉन होंगे, 12 नहीं हो सकते, 12 हो गए तो वो मैग्नीशियम बन जाएगा क्योंकि 12 प्रोटॉन मैग्नीशियम के पास है, 13 हो गए तो एल्यूमिनियम बन जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 किसका है, एल्यूमिनियम का। फर्स्ट 20 पीरियोडिक टेबल के याद होंगे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट है स्टार्टिंग के फर्स्ट 20। इन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स है। एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर वो प्रोटॉन का नंबर बदल गया तो एलिमेंट ही बदल गया, मतलब एटम ही बदल गया। 11 प्रोटॉन मतलब सोडियम, 11 की जगह 12 हो गए तो मैग्नीशियम, 12 की जगह 13 हो गए तो एल्यूमिनियम, 13 की जगह 14 हो गए तो सिलिकॉन, 14 की जगह 15 हो गए फास्फोरस। एटम ही बदल जाएगा। जब एटम बदलेगा तो वहां पर रेडियो एक्टिव चेंज होगा और इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे। सो द चेंज इन विच न्यूक्लियस गेट्स इन्वॉल्व्ड, द चेंज इन विच न्यूक्लियस गेट्स इन्वॉल्व्ड, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गेट्स इन्वॉल्व्ड। न्यूक्लियस सी, अभी केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं हुआ था, सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर जो शेल थी इलेक्ट्रॉन की वो इन्वॉल्व हुई थी। अभी न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गेट्स इन्वॉल्व is known as a radioactive change or a nuclear reaction। radioactive change या न्यूक्लियर चेंज, और जिस रिएक्शन के थ्रू होगा उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कह देंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन। इसलिए आजकल सुना होगा ना, जब इंडिया पाकिस्तान लड़ाई चल रही थी तो क्या बोला गया था, मतलब ऑलमोस्ट एक जो वॉर हुआ था बीच में कुछ दिनों के लिए, तो उसमें क्या बोला था, भाई हम न्यूक्लियर मिसाइल्स कर देंगे। पाकिस्तान फोकट की ब्लैकमेलिंग करता था ना, हम न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। तो न्यूक्लियर वॉर मतलब वो एलिमेंट्स का वॉर जिसमें खासकर की यूरेनियम होता है क्योंकि इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जब इसका न्यूक्लियस फूटते हैं ना, जिसको बहुत एनर्जी से तोड़ना पड़ता है, तो इनके अंदर से बहुत हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और बहुत हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है जो कुछ ही सेकेंड्स या कुछ ही मिनटों में बहुत अच्छे खासे एरिया तक फैल सकती है। रेडिएशंस को बोलते हैं गामा रेडिएशंस, आगे पढ़ेंगे अपन। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो रेडिएशंस निकलती है वो गामा बहुत हार्मफुल होती है, मतलब हमारी बॉडी को विद इन अ सेकेंड वो पेनिट्रेट करके निकल जाएंगे, मतलब हमारी बॉडी मेल्ट हो जाएगी, बोन्स वोन्स स्किन सबको डैमेज करते हुए वो आगे निकल जाएगी, टोटली तबाही मचाएगी। इतनी खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं। तो वो जो एनर्जी निकलती है जब न्यूक्लियस फूटता है, तो उस दौरान जो एनर्जी निकलती है उसके थ्रू ये रेडिएशंस फैलती हैं और बहुत ही सेकेंड्स में या मिनटों में ये बहुत बड़े एरिया तक फैल जाती हैं। इसलिए न्यूक्लियर वॉर को बोला गया भैया रोको, न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर ये नहीं देखेगा कि कौन मिलिटेंट्स हैं कौन सिविलियंस हैं, वो सबको डैमेज करेगी। गामा रेडिएशन बहुत तेजी में फैलेगी और सबको मारते हुए जाएगी। वो रेडिएशंस खतरनाक है। तो यहां पर देखो आप, यूरेनियम है 235, उसको एक न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल से टकराया, मतलब एक एटम है यूरेनियम 235, उसको क्या करा, एक छोटे से पार्टिकल न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवाया, तो इसके अंदर धमाका हुआ, ये टूट गया दो हिस्सों में, और ये जब टूट गया दो हिस्सों में तो दो एटम में कन्वर्ट हो गया। एक हो गया बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 56, और एक हो गया क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टॉन में जिसका एटॉमिक नंबर है 36। और इसके साथ बहुत ज्यादा अमाउंट की क्या रिलीज हुई, एनर्जी, जिसमें गामा रेडिएशंस है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाली है कि यहां पर यूरेनियम का एलिमेंट था, जो यूरेनियम का एटम था वो टूट गया दो हिस्सों में, जिसको बोलते हो अपन न्यूक्लियर फिजन। टूटना मतलब न्यूक्लियस का टूटना, और अंदर का प्रोटॉन स्प्लिट हो गया। कहां स्प्लिट हो गया, एक उसने अलग न्यूक्लियस बना लिया बेरियम का जिसमें 56 प्रोटॉन गए, और एक अलग न्यूक्लियस बना लिया जिसमें 36
प्रोटॉन गए तो दो अलग अलग एटम में टूट गया, एटम में टूट गया, अच्छी बात है, एक एटम के दो एटम हो गए। और ये दोनों एटम जो है तो बहुत रेडियो एक्टिव नहीं होते, ये नॉर्मल एटम होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। यूरेनियम को नहीं कर सकते लेकिन इनको यूज कर सकते हैं जो इनसे बने। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। एनर्जी, जो एनर्जी निकल रही है, इस एनर्जी में गामा रेडिएशंस होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड गामा रेडिएशंस, जो बहुत खतरनाक होते हैं। गामा को हम ऐसा थोड़ा स्टाइलिश वाई से डिनोट करते हैं, तो इसके अंदर से गामा रेज निकलती हैं और वो गामा रेज क्या करती हैं, बहुत हानिकारक होती हैं हमारे लिए। ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग स्पीशीज हो, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सबको तबाही मचाएंगी और ये बहुत तेजी में फैलती है। सेकेंड्स या मिनट लगाते हैं, बहुत बड़ी रेंज तक ये फैल जाती हैं। 500-700 किलोमीटर तक की रेंज होती है। विद इन सेकेंड्स एंड मिनट्स ये रेडिएशन तेज भागती हैं, मतलब सनरेज से भी तेज है ये रेडिएशन भागने में। अब सोचो, सन को अर्थ पर पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, उससे भी बहुत कम टाइम लगेगा इसको दुनिया तक फैलने में, किसी देश तक फैलने में। तो ये गामा रेज होती है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चेंज। और यहां पर क्या होता है, प्रोटॉन ही बदल जाता है। क्योंकि देखो, प्रोटॉन जब तक 92 थे तब तक वो यूरेनियम था, लेकिन जब वो 56 और 36 में कन्वर्ट होगा, इसमें 56 इसमें 36 मिलाओगे तो 92 बनेंगे प्रोटॉन। तो 56 प्रोटॉन इसके पास चले गए, जो कि बेरियम का एटॉमिक नंबर है, तो ये बेरियम का एटम बन गया। और 36 प्रोटॉन इसके पास चले गए, जो कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है, तो ये क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया। तो ये हुआ जब न्यूक्लियस को तोड़ा गया। अब सर, न्यूक्लियस ऐसी टूट सकता है क्या? नहीं, उसको हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन फेंक कर मारा गया। वो साइक्लोट्रॉन करके एक डिवाइस आता है, उसके थ्रू न्यूट्रॉन जो है उसको स्ट्राइक कराया जाता है हाई स्पीड पे, एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन को, तब जाकर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियर फिशन करके अपने न्यूक्लियस को तोड़ देता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो दिस इज अ रेडियो एक्टिव चेंज। और ये रेडियो एक्टिव चेंज होता है न्यूक्लियर वॉर के पीछे। तो जब भी लोग बोलते हैं हम न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर देंगे, ये कर देंगे, तो अल्टीमेटली वो उस समय हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं और वो यूरेनियम एकदम से फटता है, जिससे वो न्यूक्लियस टूट जाता है। न्यूक्लियस टूट के सेफ एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में। लेकिन जो एनर्जी रिलीज करता है वो इस दौरान, यहां पर ये जहां पर मिसाइल गिरेगी वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी में गामा रेडिएशंस होंगी जो बहुत तेजी से अपने आप को प्रोपोगेट करेंगी। और जैसा मैंने बताया, विद इन सेकेंड्स और मिनट्स एक अच्छे खासे 600-700 किलोमीटर तक की रेंज तक फैल जाएंगी। और जो कोई भी इंसान बीच में आएगा, कोई भी लिविंग चीज बीच में आएगी, उसको पेनिट्रेट करते हुए जाएगी, मतलब उनको पूरी तरीके से गला देगी उनकी बॉडी और उनको पेनिट्रेट करते हुए जाएगी। इसलिए न्यूक्लियर वॉर पर बैन है। मतलब आप किसी भी तरीके से लड़ो, आप नॉर्मल मिसाइल से लड़ो, आप एयरक्राफ्ट से लड़ो, आप तोपों से लड़ो, बंदूकों से लड़ो, नेवी का इस्तेमाल करके लड़ो, बट न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मास डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। नॉर्मल वॉर में आप कभी जाओगे तो कितने लोग, 100, 200, 500 लोग से ज्यादा नहीं मरेंगे, बट ये लाखों में संख्या पहुंचा देगा। बहुत सालों पहले हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा था भाई। आज तक तुम देखो, जापान के 2 शहर, जापान ओवरऑल डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन आज भी ये 2 शहर उनके अंडर डेवलप्ड है, वो डेवलप्ड नहीं हो पाए। और इसका असर सिर्फ ये नहीं कि जब जिन पर बम गिरा था उस टाइम पर उन्हीं पर है, नहीं, वो आज तक की जनरेशन पे असर है, क्योंकि वो जनरेशन के डीएनए चेंजेस हो गए, उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ रही है। तो हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी जो नई जनरेशन जन्म ले रही है, उसमें कई बच्चे बहुत एबनॉर्मल हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो डीएनए में उनकी गामा रेडिएशंस है, तो वो पास ऑन होती जाती है हेरिडिटी टू हेरिडिटी। इसलिए न्यूक्लियर वॉर मास डिस्ट्रक्शन का रीजन है, इसलिए इसको अवॉइड करा जाता है और बोला जाता है 2 देशों को जैसे भी लड़ना है, बस न्यूक्लियर वॉर के थ्रू नहीं लड़ाई होगी। न्यूक्लियर वॉर पर बैन है, क्योंकि यही यूरेनियम जो है वो गामा रेडिएशंस देता है जब वो अपने आप को न्यूक्लियर फिजन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोलोनियम भी है, थोरियम भी है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। फ्रेंशियम करके एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अकेला यूरेनियम नहीं है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स है। हाँ, इसका अगर आपको अच्छा यूज करना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करो, क्योंकि कई देखोगे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आप एनर्जी पावर जनरेशन कर सकते हो। तो भाई कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड होगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जीज में आपको सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस करवानी है, जो बड़ी सिंपल होती है कैरी आउट करने के लिए। हालांकि करवाना मुश्किल है, बट रिएक्शंस नॉर्मली खुद से वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं, तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को आप यूज करो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। तो कुछ अच्छे यूजेस हैं न्यूक्लियर के। वॉर सबसे बेकार यूज है और वो कभी नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले न्यूक्लियर चेंज के बारे में, यहां पर रेडियो एक्टिव चेंज के बारे में पढ़ेंगे, जो तीसरा टाइप का चेंज है, फटाफट देखेंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे। क्लियर हो गया बेटा?
तो ये न्यूक्लियर वॉर अपन को नहीं करना है, अपन को अवॉइड करना है, ठीक है। और कुछ देश होते हैं जो करते भी नहीं है, बस धमकी देते रहते हैं, तो उनको भी बताना है कि भाई इससे कुछ नहीं होगा धमकी देने से भी, क्योंकि इस चीज को हमको यूज भी नहीं करना है, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही बेटा, हो सकता है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो, वैसे तो पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए आपको, लेकिन अगर कोई डाउट्स हैं आपके, फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएं। कमेंट सेक्शन में आप हमेशा अपने डाउट्स को लिख दें, टाइमलाइन लिख दें कि इतने मिनट पे क्या बताया सर, एक बार फिर से समझा दो। काउंट ऑन मी, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, अपने वीडियो पे तो खास करके कमेंट्स पढ़ता हूं, जब भी फ्री टाइम पे रहते हैं तो यूट्यूब खोलकर अपने वीडियो के कमेंट्स पढ़ते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि यार हम कमेंट लिखेंगे सर पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, जवाब देंगे नहीं देंगे। हो सकता है कमेंट का जवाब मैं उस समय कमेंट करके ना दूं, हो सकता है वीडियो के थ्रू दे दूं, बट कमेंट पढ़ जरूर लूंगा और उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे मिलते जाए। और कम्युनिटी पोस्ट जो होते हैं उसको आप प्लीज चेकआउट करते रहे, कम्युनिटी वाले सेक्शन पे जाएं, जो भी पोस्ट आते हैं वहां पर अमेजिंग आपको क्विज मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं, इंफॉर्मेटिव पोस्ट वहां पर होते हैं। और साथ में होता है 9x चैंपियन बैच का टाइम टेबल कि कब कौन सा वीडियो, किस टॉपिक का, किस चैप्टर का वीडियो आएगा, वो वीडियो हम लोग वहां पर मतलब उसका टाइम टेबल वहां पर अपलोड करते हैं। अगर वहां मिस आउट करते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला का अपना एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें और उसको वहां पर आप ज्वाइन कर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे कि कब कौन सा वीडियो प्रीमियर होगा, कब कौन सा वीडियो लाइव आएगा, सारी चीजें आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिलती जाएंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं। जो इस समय 10th क्लास में है, अपने स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, स्कूल मेट्स, बैचमेट्स, कॉलोनी मेट्स, उन सब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं और शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को आप इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, फिर बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे कर सकते हो। ये सब आपको मिलेगा आने वाले केमिस्ट्री के वीडियोस में, जो कि आप रेगुलर हो जाएंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते जाएं। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।